हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे जिसके तहत हमने क्या किया था, ग्रुप सी के हमने 5 से 6 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। हम ग्रुप डी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक दोस्तों? तो देखिए, ये 2019 का प्रैक्टिस सेट है, हम ये देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जो लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, यानी जैसे ना कहते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो हम एक्सपेक्टेड जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो देखेंगे 5 से 6। तो अभी हम 2-3 ये प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वो देखेंगे। ठीक दोस्तों? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये लेवल मुझे थोड़ा ग्रुप सी से कठिन लगता है, ग्रुप डी वाला, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, ये पूछा था कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो उस समय के हिसाब से पूछे थे, उसमें सुनील अरोड़ा थे। लेकिन दोस्तों, हमें उस हिसाब से नहीं देखना, हमें कुछ चीज़ें और देखनी है। जैसे वर्तमान में राजीव कुमार हैं चुनाव आयोग, है कि नहीं? चर्चा में भी है, पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह चुनाव हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर पूछे कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 को होती है। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो चुनाव दिवस यानी मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक दोस्तों? समझ में आया? आगे बढ़ जाएँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। जैसे वर्तमान में अब की बार कहाँ लगेगा? प्रयागराज में लगेगा। ठीक, 12 वर्षों में लगता है महाकुंभ, तो अब की बार कहाँ लगेगा? प्रयागराज में लगेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें प्रयागराज तो है ही है, तो केवल प्रयागराज ही होगा कि कहाँ लगता है तो यही लगेगा। समझ में कि नहीं? 2007 में कुंभ मेला को यूनेस्को में शामिल किया गया था, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। देखिए, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है, दो तरह की होती है। तो मूर्त में क्या होता है, जो चीज हम छू सके वो मूर्त होती है। जैसे कालबेलिया भी इसमें शामिल किया गया अमूर्त में, क्योंकि हम उसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते दोस्तों। ठीक, मूर्त का मतलब होता है जिसे हम छू सके, जिसे हम महसूस कर सके, वो मूर्त होता है। ये अमूर्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो देखिए, शक्तिकांत दास है वर्तमान गवर्नर, आप भी जानते होंगे। अभी वही है, अब चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी जल्दी सुने होंगे, मल्होत्रा करके हैं, सुनील मल्होत्रा की कुछ ऐसे नाम है, देख लेंगे दोस्तों। तो वर्तमान में हो जाएंगे, लेकिन आपका पेपर बन चुका है, तो जब आएगा अगर तो यही आ जाएंगे। देखिए, आरबीआई की स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और इसका मुख्यालय पहले होता है कोलकाता, बाद में जो है इसका मुंबई कर दिया जाता है। ठीक दोस्तों? अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये 2018 का है। कुछ चीजें हमें नहीं देखनी है दोस्तों किसी भी कीमत पे। ठीक, ये सब जैसे वर्तमान के मतलब जो है राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके बारे में हमें जानना होगा। आर्टिकल अगर पूछे कौन सा है, तो आर्टिकल 52 है। ठीक, तो ये सब चीजें हमें समझना है। लिखा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता की मृत्यु हो गई 2018? अब 2018 में वही सीधी सी बात है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इंदिरा गांधी की 84 में हुई, राजीव गांधी की 91 में हो जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटा कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इन्हीं का कार्यकाल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। कितने दिन है, तो 13 दिन का कार्यकाल था। ठीक दोस्तों? आगे बढ़ जाए। चलो, ये थोड़ा करंट से रिलेटेड है तो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चीजें बहुत सारी बताता चलूंगा आपको। लिखा, निम्नलिखित में से कौन जियो का नेटवर्क प्रदाता है, यानी जियो कौन देता है, तो सीधी सी बात है, रिलायंस देगा। मुकेश अंबानी की कंपनी है। ठीक दोस्तों? ये देखिए, 1 सितंबर 2016 को भारत में अपने डिजिटल सर्विस जियो की शुरुआत रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के तहत की। समझ आया कि नहीं? तो ये थोड़ा याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? तो हॉकी से संबंधित है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों। शाहरुख खान उसमें जो है किरदार अदा करते हैं। सॉरी दोस्तों, तो ये देख लीजिएगा। ठीक, अगला, और देखिए ये फिल्म कब आई, तो 2007 में सिनेमाघरों में आई थी। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? तो देखिए, ऊन देने वाला तो केवल भेड़ है दोस्तों। ना हमें कभी कुत्ता देता है, ना बिल्ली देता है, ना टाइगर देता है, तो कौन देगा? केवल ऊन, मतलब जो है ऊन कौन देगा, तो भेड़ देगा। ठीक, भेड़ के अलावा देख लेते कौन कौन देते, तो बकरी भी दे देता, याक आप देखे होंगे, याक भी दे। वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया भेड़ के ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखिए, यहाँ ध्यान से हमें देना मतलब देखना ये है, यहाँ लिखा मोहनलाल करमचंद गांधी, जबकि क्या है, मोहनदास है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, और ये यहाँ लिखा है करमदास सिंह, तो गलत हो जाएगा, तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी। थोड़ा ध्यान से दोस्तों, एक ही तरह लग रहे हैं सारे, आप थोड़ा मिस्टेक करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, इनका जन्म कब होता है, तो दोस्तों इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1800
69 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? तो गुजरात के पोरबंदर जिले में होता है। ये पेशे से क्या थे? तो वकील थे। दोस्तों तबीयत अभी खराब है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम आगे बात करें तो पत्ते की पहचान कीजिए। अब ये कौन सा पत्ता, हमें ये पहचान करना है दोस्तों। तो ये पत्ता थोड़ा देख लेंगे आप लोग, इनमें से कोई किसी के पत्ता ही नहीं। लो चलो काम खत्म। नहीं ये केले का पत्ता लग रहा है, सही बात है। बरगद का भी नहीं लग रहा दोस्तों, नारियल का तो लग ही नहीं रहा है। तो इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 2018 में आईपीएल कौन जीता? तो वही चेन्नई सुपर किंग। ये कोई क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल तो आगरा में स्थित है, ठीक। अब देखिए ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। किसे? ताजमहल को। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। इसके स्थापत्य कला उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें जैसे दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर का किला, शीश महल, ये इतनी सारी चीजें इनके द्वारा बनवाई गई। इसीलिए जो है स्थापत्य का मतलब मुगल काल का स्थापत्य जो काल होता ना, वो किसका है? तो इन्हीं का है, शाहजहां का, ठीक। अगला अगर हम बात करें बैंकिंग क्षेत्र में एसबीआई का पूरा नाम क्या? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। देखिए उस समय इसके जो है अगर हम बात करें दिनेश खारा अध्यक्ष थे। अब वर्तमान में भी शायद होंगे, आप देख लग सकते हैं, मुझे इतना याद नहीं है। देखिए करंट आपको अपडेट होना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। याद भी रहता है लेकिन दिमाग से नहीं उतर जाता है, क्योंकि रीजन ये है ना, क्योंकि हम करंट रेगुलर तो पढ़ते नहीं दोस्तों। अगर रेगुलर आप करंट पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे, और चीजें देखते भी हैं रेगुलर तो वो इतना माइंड में रहेंगे नहीं। समझा कि नहीं? क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ता है ना करंट के लिए, तो आप करंट देखेंगे, आपका काम है। बाकी मैं चीजें बता रहा हूँ। देखिए इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1955 में होती है। अगला है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। दोस्तों ये देखिए बताने की जरूरत है नहीं, सबको पता है। सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का था, लेकिन अब जो है मोदी जी का हो सकता हो जाए, लेकिन अभी तो मोदी जी पीछे ही हैं। देखिए ये 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक थे। अगर अगले कार्यकाल में मोदी जी आता है तो वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन संविधान में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख कब की तरफ मतलब दिया हुआ है? तो उल्लेख है अनुच्छेद 75 में। अब देखिए ये प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, वर्तमान में मोदी जी हैं, सबको पता है। अगला यूएस की मुद्रा यूएस है, यूएस डॉलर है। क्या है? यूएस डॉलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अब देखिए अन्य देशों की भी मुद्रा डॉलर है। कौन-कौन से देश हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, हांगकांग है, जमैका है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, ताइवान है। ये सब डॉलर मतलब इनको डॉलर मान्यता प्राप्त की गई डॉलर है इनकी मुद्रा, ठीक। आगे बढ़ जाए। पंकज आडवाणी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और उनके बारे में लिखी है कि पंकज अडवाणी एशियाई और विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा मूर्ति स्थापित है? तो एकता की प्रतिमा जो है गुजरात में स्थापित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति है, आप जानते होंगे। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है, ठीक। गुजरात में विधानसभा की सीट भी इतनी है। इस मूर्ति के वास्तुकार थे राम सुतार, यानी रामवी सुतार थे। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 2018 में किया गया था। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। एक लीप वर्ष फरवरी में होते तो 28 दिन होते हैं, उसमें कुछ सॉरी लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं, जबकि सिंपल वर्ष में कितना होता है? 28 दिन होता है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाएं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है? जैसे मछली है, हिरण है। पर दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे ना। अब देखिए यहाँ लिखा मछली एक जलीय प्राणी है। मछली संघ कार्डेटा वर्ग का जंतु है। यह असमतापी जंतु होता है। इसका हृदय द्विवेशमी होता है। इसमें श्वसन के लिए क्लोम्स या गिल पाए जाते हैं। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, लिखा है भारतीय फिल्म गोल्ड 2018 में तपन दास की मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो अगर आप देखे होंगे दोस्तों तो इसमें जो है अक्षय कुमार थे गोल्ड में, ठीक। कौन थे? अक्षय कुमार। मैं तो देखा हूँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
लिखा है कि नहीं अक्षय कुमार? हाँ, लिखा है ये देखिए, अक्षय कुमार थे दोस्तों, ठीक। सऊदी अरब में रिलीज़ होने वाली यह पहली फ़िल्म है, सऊदी अरब में रिलीज़ होने वाली पहली फ़िल्म। अगला है विश्वनाथ आनंद एक भारतीय क्या थे? तो शतरंज खिलाड़ी थे। अब बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी यही थे। आनंद वर्ष 2007 में विश्व चैंपियन बने। अब देखिए वर्तमान में कौन है? तो मैग्नस कार्लसन विश्व शतरंज चैंपियनशिप है। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। पश्चिम बंगाल की जो है राजधानी क्या है? सॉरी, पश्चिम बंगाल का एक शहर है दार्जिलिंग, समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भारत के पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने राज्यों से लगती है, तो अभी कल मैं जब आपको ज्योग्राफी करा रहा था जीएस संगम बुक की, तो उसमें पीवाईक्यू मैंने सॉल्व करा था। तो एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती, तो वहाँ हिमाचल प्रदेश था। दोस्तों देखिए ऑप्शन में कहीं हिमाचल प्रदेश नज़र आ रहा है आपको? नहीं है ना, तो हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ये थोड़ा याद रखना। तो कौन-कौन से हैं? उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश आएगा, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। तो कितने हो गए? तो टोटल 5 हमारे राज्य हो गए जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएँ? चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बृहस्पति है दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड या गैनीमाइड है। अब देखिए मैं थोड़ा चीज़ बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा सन है, क्या है? अरे यार! मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक? यहाँ से ये रोशनी निकल रही। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक? बीच में क्षुद्र ग्रह है, कई बार क्वेश्चन पूछा किसके बीच? तो मंगल और बृहस्पति। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए दोस्तों ये चारों जो है बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे बड़ा ये और फिर ये, फिर ये, ठीक? यानी सबसे बड़ा, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, तो 4 ये हो गए। उसके बाद दोस्तों 5वें पे पृथ्वी आ जाती है हमारी। कौन आती है? पृथ्वी आती है। तो ये याद रखेंगे 5वें नंबर पर हमारी पृथ्वी है, ठीक ग्रहों में। आगे बढ़ जाएँ? 1 सेकंड। अब हम चलते हैं डायरेक्ट दोस्तों, और बाकी चीज़ें कर लेंगे, ये सब बहुत ईज़ी है। इसमें जो है कुछ है नहीं ख़ास इंग्लिश में, ठीक? इंग्लिश वाला ईज़ी पोर्शन है, थोड़ा कर लेंगे आप। हिंदी थोड़ा दिखा देते हैं आपको, क्योंकि मैं जीएस और हिंदी कराऊँगा आपको, मैंने पहले ही बता दिया था। ओहो! देखिए मैथ के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, इतने हार्ड नहीं कि ना कर पाएँ आप। देखिए, चलिए यहाँ पे आएँगे, जीएस के हिंदी देखते हैं। देखा दिए गए शब्द में बहुवचन बनाइए। तो जैसे दुल्हनिया, तो दुल्हनिया का क्या? दुल्हनिया है, दुल्हनिया का दुल्हनिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस पे चाँद वाली बिंदी आ जाएगी। अगला है अक्ल बड़ी या भैंस, यानी अपने कर्म का फल मिलता है शरीर बल से, मतलब शरीर बल से बुद्धि बड़ी होती है, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। निरीक्षण, निरीक्षण गलत है दोस्तों, निरीक्षण ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची क्या है? तो अमृत का पीयूष है। अभी कल की प्रैक्टिस सेट में ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें कुछ चीज़ें रसाल, आम, आम का क्या कहा? रसाल है, पिक वल्लभ है, अमृत फल है, पियंबू हो जाएगा। अमृत का सुधा है, अमी है, पीयूष है, सोम है, अमी है, जीवनोदक है। व्योम का क्या हो जाएगा? व्योम का हो जाएगा नभ, गगन, अंबर, आकाश, आनंद, आसमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए शब्द विलोम फिरना क्या हो जाएगा? देखिए फिरना, यानी फिरना मतलब मूव करना, सीधी सी बात। तो स्थिर यानी जो है कहीं हिलना-डुलना नहीं, स्थिर हो जाएगा। पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा, सबल का दुर्बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए, तो ये कौन-सा हो जाएगा? आपका स्वास्थ्य कैसा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसमें सब में जो है स्वस्थ, ये जो गलत दिया है ना दोस्तों, यही केवल गलत दिया है। आप ध्यान देंगे केवल ऑप्शन नंबर सी में सही दिया है। अगर हम बात करें जो उत्तर ना दे सके वो कौन हो जाएगा? निरुत्तर हो जाएगा, निरुत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएँ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताइए। जैसे शर्करा का क्या होगा? शक्कर होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये क्या हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्ति रस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो देव विषयत रति होता है दोस्तों। ये देखिए, रति मतलब क्या होता है? प्रेम, अनुराग, ये सारी चीजें होती है, ठीक। अग- अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। वह सो रहा था, तो वह सो रहा था यानी भूतकाल हो जाएगा।
ठीक दोस्तों? जैसे देखिए यहाँ पे भूतकाल के अगर हम भेद देखें तो यहाँ मतलब जो है अगर काल के भेद देखें तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वैसे अगर हम बात करें भूतकाल के तो 6 भेद होंगे, आप दे पढ़े होंगे, जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से किसमें देखिए अगर भूतकाल की पहचान करना है तो अंत में था, थी, थे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी दोस्तों। और जैसे वो गई, तो गई यानी चली गई तो गई भी भूतकाल में आ वह आता, ये सारी चीज़ें भूतकाल में आती हैं, ठीक? आगे बढ़ जाएँ। देखिए लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है? तो इसमें देखिए अगर ढंग से देखेंगे तो किसमें दिया गया है दोस्तों? देखिए लिखा हुआ बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है। देखिए यहीं अगर लगा देंगे तो ये वाला दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वाला ज़्यादा बेटर हो जाएगा ये वाला, ठीक? लिखा है कि वह बक्सा यानी ठीक है, जो कल यहीं रखा था आज नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रमेश क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी का नाम है किसी देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जहाँ किसी का नाम हो दोस्तों, मतलब यूनिक पर्सन जैसे हिमालय, हिमालय केवल हिमालय है, इंडीज़, इंडीज़ है केवल। पर्वत जैसे नदी की अगर हम बात करें तो नदी में बहुत सारी नदियाँ आ जाएँगी तो वो जातिवाचक आ जाएगा। लेकिन हम केवल गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या गोदावरी का नाम लेंगे तो विश्व में केवल एक है, तो हम क्या हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा रमेश नाम है ना, तो ये किसका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई चीज़ समूह में अगर है, जैसे भीड़ है, ये सब समूह है, तो ये हो जाएगा। जैसे अपनत्व है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बुढ़ापा है, मोटापा है, ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है उदाहरण भारत, गोवा, दिल्ली, कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी, ये सारी। अगला दिया काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से उपविराम दोस्तों क्या होगा? उपविराम, इसे उपविराम कहते हैं, याद रखेंगे आप। मतलब विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना, इसीलिए जहाँ विराम चिन्ह लगा होता वहाँ देखो हम साँस थोड़ी रोकते हैं। जैसे हम पढ़ते चले गए कि उतर गए कामयाबी की दौड़ में, फिर विराम नज़र आया तो हम रुक गए थोड़ा। इस कदर मेहनत करते जाएँगे, तोड़ेंगे गुरूर उन सब का जिसने गुरु दिखाया है। समझा कि नहीं? तो इस तरह मतलब आप देखेंगे तो थोड़ा-थोड़ा रुकना होता है। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो ये उपविराम है, ये लाघव चिन्ह है, ये अल्पविराम है, ये पूर्ण विराम है। ये पूर्ण विराम है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, ठीक? संबंध का, कि, के, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, हो, अरे, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। ठीक? एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, हर बार बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन अच, धन, अंत यानी देखिए ये चा बदल जाएगा किसमें दोस्तों? तो ये जा में बदल जाएगा, अपने के तीसरे में। जो ये का, चा, टा, ता, प है ना? ये दोस्तों जब इसमें कोई स्वर मिलता है जैसे आ मिल गया, तो ये अपने के तीसरे में यानी का बदल जाएगा, गा में अगर होगा चा बदल जाएगा, जा में टा बदल जाएगा किसमें? अंगा में। च टा, ठा, डा, डा में बदल जाएगा दोस्तों और ये बदल जाएगा ता, था, धा, दा में बदल जाएगा और पा, फा, बा में बदल जाएगा। तो इस तरह जैसे यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन दिए होंगे, जैसे अच, धन, अंत, अजंत दिया है, अच, धन, आदि, अजात दिया है। देखिए ये चा बदल गया, जा में बदला कि नहीं तीसरे में, ये भी चा, जा में बदल गया। ठीक दोस्तों? आगे बढ़ जाएँ। संकीर्ण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो समधन कीर्ण यानी संकीर्ण। ठीक? समधन योग, संयोग। आगे बढ़ जाएँ। अगला दिया है मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। तो इसमें क्या लिखा है? आश्रित उपवाक्य। तो इसमें हो जाएगा जो बहुत मोटा था। ठीक? आगे बढ़ जाएँ। देखिए, मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। वाक्यों का ऐसा पद, समूह या भाग जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। सभी उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से हिंदी के योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, जैसे कि जिससे, जिसे, जिसको, जिसमें, ताकि, जो, जितना, ज्यों, त्यों, चूँकि, क्योंकि आदि। यदि देखिए आदि नहीं सॉरी यदि, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि। ठीक दोस्तों? अगला लिखा है कि निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। 2 पुस्तकें ले आना। अब देखिए पुस्तक की बात कर रहा है लेकिन बता रहा 2 तो संख्यावाचक हो जाएगा। संख्या में निश्चित है, एक अनिश्चित है। अगला दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन-कौन? उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक? आगे बढ़े। जैसे उत्तम पुरुष में अगर हम बात करें जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने में करता है, जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरी, मेरा, मेरी आदि। जैसे मैं खाना खाना चाहता हूँ, ये उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाला व्यक्ति के लिए करता है, जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू।
ये सब हो गया। अन्य पुरुष में से यह, वह, वे, ठीक। अगला अनेक भाषाएँ बोलने वालों को कहते हैं बहुभाषी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो केवल अन्न, फल, साग-सब्जी खाता है, शाकाहारी भाषण देने वाला वक्ता हो जाता है। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आहा! भारत जीत गया, तो आहा जैसे लग गया ये वाला तो बेशुमार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। दोस्तों ये सारे अगर आप देखेंगे जब भी वर्ड लिखे हुए आप, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक? निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए। अब बताइए इस तरह के कोई क्वेश्चन है दोस्तों, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला है जाते शब्द में प्रत्यय, तो जाते में ते प्रत्यय हो जाएगा, जा धन ते जाते। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चुनिए, तो आप सीधी सी बात है विस्मयादि बोधक शाबाश हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। कौन सा? ये दोस्तों पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर लिए, ठीक। और बाकी जीएस आप पढ़ते रहिए, जो मतलब जीएस संगम वो करा रहा हूँ वो कर लीजिए, जीएस पॉइंटर कर लीजिए और 2-3 प्रैक्टिस सेट और करा हूँ वो सारे कर लीजिएगा। दोस्तों मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर कर ले जाएँगे मुझे पता है, ठीक। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।